हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हम कम क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन दिए हैं और इसका आंसर नीचे दिए हैं। इसी आंसर को 4 ऑब्जेक्टिव में बांटा जा सकता है, 3 गलत ऑप्शन डाला जा सकता है ना। तो इस हिसाब से हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। ये 1 लाइनर टाइप का रहेगा, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये पूरा सीरीज़ चलेगा, कम से कम 8-10 क्लास लेंगे सामान्य ज्ञान का। तो आपको सभी को कंटिन्यूसली देखना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो आप उसे मिस ना कर पाए, वीडियो आपके पास पहुँच जाए और आप उसे देख पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो वो संविधान सभा की बैठक हुई थी, सबसे फर्स्ट टाइम कब हुई थी, ये पूछा गया आपसे। तो ये डेट आपको याद रखना है। इसमें 3-4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कब अंगीकृत किया गया और कब बनकर फाइनल हुआ हमारा संविधान, और कब पहली बैठक हुआ। तो पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखेंगे। उसके बाद नीचे हैं, देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा दिया गया था? सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? ये आपको बताना है। तो ये कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मल्टीपल एग्जाम्स में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? सबको पता होना चाहिए। ये किसका करता है? रेडियो तरंगों का। राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। अब इसी में 3 गलत ऑप्शन जोड़ा जा सकता है और इसको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन इसको बनाया जा सकता है, MCQ टाइप का। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। इससे कम समय में हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख पाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। इसलिए हमने ऐसा किया है कि हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें और सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम में क्या है? ये पूछा गया। इसका आरोही क्रम में जमाना है आपको। तो पहले कौन आएगा? गामा किरणें। इससे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? एक्स किरणों का। उसके बाद इसका ज़्यादा होता है पराबैंगनी किरणें का, और सबसे लास्ट में कौन है? सूक्ष्म किरणें। इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, उसके बाद सूक्ष्म किरणें। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? हाँ, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए कितना दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है ये सवाल, तो इसको आप याद रखेंगे, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद अगला है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये तीनों डेट आपको, मतलब पहले ऊपर में कितना दिन लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये याद होना चाहिए। उसके बाद स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद संविधान पूर्णतः लागू कब किया गया था? लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950। इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट सवाल आते हैं इस पर। उसके बाद अगला देखते हैं, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो सिंपल है, वनारोपण द्वारा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वनारोपण को टिक करना है। उसके बाद अगला है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मृदा। इसे क्या बोलते हैं? एल्यूवियल। और ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है छत्तीसगढ़ के कई एग्ज़ाम्स में। पिछले बार प्री DLED एग्ज़ाम में भी आया था। रेगुर मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी से। याद रखेंगे। नीचे काली मिट्टी के बारे में कुछ लिखा है, उसको पढ़िए। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। किसकी खेती के लिए? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कपास की खेती के लिए। तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन रहेगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ऐसे करके मल्टीपल ऑप्शन डाल देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? क्यों दिखता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है कम से कम, तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। अगर हम ज़्यादा नज़दीक लाएंगे उसको तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। आप ये करके भी देख सकते हैं, वो ब्लर हो जाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इसी में 30, 20 और 25, 30 ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देंगे 4, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी है स्पष्ट विज़न के लिए, क्लियर विज़न के लिए, स्पष्ट दृष्टि के लिए। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे संविधान सभा के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों याद रखेंगे। उसके बाद संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को उसे पूर्णतः लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। तो देख रहे इतना सारा सवाल इसी में से बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सिंपली उसे क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र। ये भी कई बार आ चुका है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। उसके बाद अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो ये कैसा है, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला है, मानस किसकी सहायक नदी है, तो ये किसका है, ब्रह्मपुत्र का। इस पे भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो डायरेक्ट 100% आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और 1-2 वीडियो की बात मैं नहीं करता। हम 8-10 वीडियो देखेंगे सामान्य ज्ञान का, जिसको अगर आप पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम इसमें सभी को मिक्स कर दिए हैं। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, और विज्ञान में भी जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सब इसमें मिक्स है। तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बस वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए और उसे रिवीजन कीजिए और अपने दिमाग में उसको बैठा के रखिए, फिर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे सामान्य ज्ञान के सवालों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको, सांगपो। अब उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ है, गोमुख। इस पे भी कई बार सवाल आ चुका है। उसके बाद अगला है, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण हैं, तो ये किसके उदाहरण हैं, अर्धचालक के। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम याद रखेंगे। अर्धचालक के उदाहरण है करके 4 ऑप्शन दे देंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, या ऐसे भी पूछ सकता है, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है। अर्धचालक, चालक, कुचालक, सुचालक ऐसे दे देंगे तो आपको याद रखना है ये किसका उदाहरण है, अर्धचालक का। उसके बाद ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं, तो सिंपली ये क्या कहलाते हैं, अचालक, नॉन कंडक्टर। यहाँ पे कुछ चालक पदार्थों के उदाहरण है, जैसे धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, और अशुद्ध जल और पृथ्वी, उसके बाद वायु, ग्रेफाइट आदि। इन सभी में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत आवेश प्रवाहित होती है। उसके बाद अचालक पदार्थों के भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे रबर, लकड़ी, उसके बाद शुद्ध जल, कांच, चीनी, मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा आदि। इसमें क्या है, विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी के क्या लक्षण होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो क्या लक्षण होते हैं, शून्य पारगम्यता। उसके बाद अगला है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार है, जिसको 86 अमेंडमेंट संविधान के 86वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। इसके अनुसार क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना है, ये इसका क्या है, मूल अधिकार है। तो याद रखेंगे ये किस प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। तो इस तरह से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए सामान्य ज्ञान की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट आने वाले सामान्य ज्ञान के क्लासेस को देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।